नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी ठीक तरीके से चल रही होगी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जितना पढ़ा था आज अपनी क्लास में वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया हुआ था कि क्या परमानेंट एक्शन होते हैं और टेम्परेरी एक्शन कैसे होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, सब चीज़ों के बारे में हमने विस्तार से बात की थी। और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझा पाने में मैं सफल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें समझने है नहीं। एक छोटी सी बात थी। इस बात में हमें सिर्फ इतना बताना था कि कोई भी एक्शन या फिर कोई भी चीज जो यहाँ एक जगह से जाके अगर स्टार्ट हो जा रही है तो आगे जाकर और किसी पॉइंट पर जाके खत्म होती है, तो ऐसे एक्शन को हम टेम्परेरी बोलते हैं। या टेम्परेरी एक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि जो ये उसका क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट से जाके वो स्टार्ट होती है और इस पॉइंट पे जाकर वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये जो एक्शन का जो इनका इफेक्ट रहता है वो सिर्फ इसी टाइम के लिए वैलिड रहता है, ना ही इससे पहले के टाइम में वैलिड रहा होगा, ना ही आगे जाके टाइम में वैलिड रहेगा। ये सिर्फ टेम्परेरी होता है, वो सिर्फ इतने टाइम के लिए ही वैलिड। ठीक है। और परमानेंट एक्शन का मतलब वो होता है जो पास्ट में ही वैलिड थे, अभी भी वैलिड है और आगे जाके वैलिड रहे। मतलब हर एक पॉइंट पर, टाइम के हर एक पॉइंट पर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हर जगह ही ये वैलिड रहे। ये जो एक्शन हो रहा है हर जगह ही इफेक्टिव होगा। तो ऐसे एक्शन को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट एक्शन। ठीक है। इसमें इतनी सी बात समझा रहा था मैं आपको, बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आई होगी। क्योंकि अगर आप इंडिया से या दुनिया के किसी भी देश से है तो आपकी इतनी छोटी सी बात बिल्कुल आपके दिमाग में घुस जाएगी। आपको दिमाग में सिर्फ एक ही कंडीशन तो नहीं घुसेगी कि आप अगर आप पाकिस्तान से हो। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तानियों को ये बात पिछले 70 साल में समझ में नहीं आ रही है। उनको सिर्फ एक बात इतनी समझ में आ जाए कि भाई अगर किसी भी देश का या किसी व्यक्ति का एक जगह से जन्म हुआ है तो आगे जाके किसी पॉइंट पर उसका अंत निश्चित है। वो इतनी सी बात समझ लें तो जो भारत और पाकिस्तान का लफड़ा है वो हमेशा खत्म हो जाएगा। उनके मन में एक चीज तो थोड़ी आनी चाहिए कि भाई अंत उसका ही होता है जिसका जन्म हुआ है। समझ के बाद तो अब बताओ, भारत और पाकिस्तान में से जन्म किसका हुआ है? पाकिस्तान वालों तुम खुद बताना भाई, खुद बताओ पाकिस्तान और भारत में से जन्म किसका हुआ है? दुनिया का हर एक कंट्री, हर एक व्यक्ति बता देगा कि 1947 में ही पाकिस्तान का जन्म हुआ। अब जिसका जन्म हुआ है उसी का तो अंत होता है भाई। इतनी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? बार बार भारत से लड़ने आ रहे हो, तुम पिट जाते हो, ठुक जाते हो, बार बार माफी माफी मांग के हाथ जोड़ के चले जाते हो। हमें और भी काम है तुम्हें जलील करने के अलावा। एक बात समझ लो भाई, हम परमानेंट है, हम कभी नहीं होगा। हम पहले ही विद्वान थे, सदियों से चले आ रहे हैं। हम अभी भी हम आराम से लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, आगे भी जिएंगे। तुम समझो ये बात बेटा, तुम्हारा जन्म हुआ है, एक दिन अंत हो जाएगा। जिस दिन हमारे फौजी भाइयों का दिमाग खिसकाना, उसी दिन तुम्हारी जो लाइफ की स्टेट ना, इसको सीधा कंप्लीट स्टेट में बदल देंगे, पूरा परफेक्ट फुल स्टॉप लगा देंगे। बात को समझ लो। हालांकि क्या अब उनसे क्या ही बोले यार। उनको भाई छोटी छोटी बात सदियों से लड़ते आ रहे हैं, क्या ही समझ में आएगा। खैर, राजनेताओं का तो मानते हैं कि उनको नहीं समझ आता, पर वहां के जो तुम युवा हैं भाई, जो पढ़ रहे हैं, यंग, उनकी थोड़ा बुद्धि उनकी तेज है, पढ़े लिख रहे हो, कुछ तो तुम्हारे दिमाग में समझ आता होगा। तुम तो बदलाव लाने की कोशिश करो। हालांकि मानते हैं वो क्या ही पढ़ते हैं मतलब उन पर, स्टूडेंट पे ही मुझे दया आती है बिल्कुल। अभी अभी दिमाग में पॉइंट आ गया कि वहां की जो यंगस्टर है, जो लोग पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते क्या होंगे भाई? उस कंट्री का हिस्ट्री देखो, टोटल 70 साल की जिसकी हिस्ट्री है, उस देश का युवा यंगस्टर जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ते होंगे? देश का इतिहास क्या पढ़ेंगे वो? 70 साल से इतिहास है देश का, बस। अब तुमसे ज्यादा इतिहास तो हमारे लोगों के, यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनने देख लिया। 80-90 साल के हमारे गाँव में अभी भी लोग, उनने तुमसे ज्यादा दुनिया देख ली है भाई। उनकी नीतियां तुमसे काफी अच्छी हैं, उनमें भी समझ होती है ज्यादा। वो बैठ के आज ही वो पूरी चीजें डिसाइड कर देते हैं, पूरा देश की सत्ता ही पलट देते हैं। वो चौपाल पे बैठ के पूरा डिसाइड कर देते हैं कि मोदी जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है। एक एक चीज बता देते हैं कि मोदी और ट्रंप दोस्त हैं कि नहीं है। एक बोलेगा मोदी ट्रंप दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, कहाँ से दोस्ती थी वो सब डिटेल उनके पास लिखी रखी है, उन्हें सब बता रखा है। इतने में दूसरा बोल देगा नहीं नहीं दादा, मोदी ट्रंप दोस्त नहीं है, उनकी लड़ाई हो गई थी इंग्लैंड की एक मीटिंग में, तो वहां जाके मोदी ने बहुत बोल दिया था ट्रंप को, तो तब से ट्रंप मोदी से गुस्सा है, उनकी दोस्ती तब खत्म हो गई। ऐसे हमारे यहाँ के ऐसे लोग इतने समझदार है बे, तुमसे ज्यादा उनमें दिमाग है, वो सब बता देते हैं। उनकी नीतियां अच्छी होती है, उन्हें सब पता होता है कि कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ कितना सेव करना है। तुम्हारे जैसे नहीं होते कि साले 15 बिलियन की तुम्हारी इकोनॉमी है और तुम 330 बिलियन का कर्जा ले रखे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? अब बहुत भयंकर गुस्सा आ रही तुम्हारी हरकतें देख के। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? अब तुम्हारी नीतियां ऐसी होगी तो फिर तो ये होना ही है कि कभी तुम भैंस बेचोगे, कभी अपनी बकरियां बेचोगे। और पिछले बार इमरान खान आए तो क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट, आप लोगों को ही पता होगा कि गवर्नमेंट जो दफ्तर थे वहां के, उन्होंने कार उठाई, सबको बेच रहे थे कि चलो इनको बेच दें, थोड़ा बहुत खर्चा निकले तो देश चल जाएगा। ऐसी तुम्हारी हालत है साली। तुम बार बार हमारे यहाँ आ जाते हो लड़ने झगड़ने। यार अब क्या बताएं तुमसे, क्या ही बोले। छोड़ो, यहीं छोड़ते हैं, आगे हम अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। मूड खराब नहीं करना है। यहाँ पे देखो ये चीजें करते हैं। देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए थे, लास्ट क्लास में ही लिख दिए थे ये तो। और एक दो एग्जाम, एक ही शायद एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था और उससे थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश की थी कि मैं एक्चुअल में बात क्या करना चाह रहा हूँ।
और उम्मीद है कि आप लोगों ने इनको थोड़ा घर पे ट्राई किया होगा और समझ गए होंगे कि इसमें जो गलतियां हैं वो क्या गलतियां हैं। ठीक है, नहीं कर आप लोगों ने देखा है या फिर नहीं आप उसको समझ पाए, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा ही लास्ट कंसेप्ट बच रहा है इस टाइप का, तो इसको मैं सोच रहा हूँ आज इसको यहीं खत्म कर देता हूँ, कल से हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो आप लोगों ने कुछ 3 सेंटेंस लिखे हैं, इसमें आप बताना कि ये 3 सेंटेंस लिखे हैं वो सही है कि नहीं है। अगर आप लोग इसको समझ गए होंगे तो इसमें एक चीज आपको कॉमन मिली होगी कि तीनों टेंस या सेंटेंस में एक भी टाइम का जिक्र नहीं किया गया। जो मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक वर्ड बताया था ना कि प्रेजेंट में किसका यूज करना है, या फिर कुछ वर्ड है पास्ट वास्ट वाले नहीं बताया सब, है ना, फिर भी लेकिन आपको इतना तो पता होगा ना कि यस्टरडे कोई वर्ड लिखा है तो उसके साथ यस्टरडे मतलब पास्ट टेंस यूज करना है। 2010 या फिर पास्ट का कोई भी पॉइंट लिखा है 2000, 2010, 19, 1947 कुछ भी लिखा है तो उसमें पास्ट करेंगे। आगे का कोई भी टाइम लिखा है तो उसमें फ्यूचर करेंगे। प्रेजेंट का कोई टाइम लिखा है तो उसमें प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ऐसा तो पता होगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे तीनों में टाइम का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, अब टाइम का जिक्र नहीं है तो फिर हमें पता नहीं होता सेंटेंस सही है कि नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे पहचानते हैं कि सेंटेंस सही है, तो उस समय आपको पता होगा मैंने बताया था सिर्फ हमें पर वर्ब की फॉर्म देखनी है कि वर्ब की फॉर्म सही यूज की गई कि नहीं गई, यानी जो हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है उसके साथ वर्ब की फॉर्म सही है कि नहीं है। ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी और देखकर भी आप पहचाना गए होंगे कि स्ट्रक्चर तो भाई इन तीनों सेंटेंस का सही है। अब क्यों सही है मैं आपको दोबारा बताऊंगा नहीं, कि फिर भी एक से आइडिया लगा लेता हूँ। आपको ऐसे समझना होता है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है हैज। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं हम मैन वर्ब, मैन वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर चलता है। तो उससे आप देख लेंगे एन एम्प्टी वेसल मतलब कोई खाली बर्तन, ये किसका क्या हो गया सब्जेक्ट, हैज होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, हैज हेल्पिंग वर्ब के साथ आप क्या लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, फिर यहाँ पे एडवर्ब ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। ऐसी सारी चीजें आपको पता है तो आप बोलेंगे ये सेंटेंस सही है। ठीक, ये भी सेम सही है, ये भी सेम सही है। लेकिन अब यहाँ पे आप एक बताइए, खाली वर्ब की फॉर्म सही होने से या फिर स्ट्रक्चर सही होने से जो आपको लाइन लिख दी गई क्या वो हमेशा सही हो जाएगी? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि जो तीनों सेंटेंस लिखे हैं वो मतलब गलत ही है। क्योंकि मैं आपको बता चुका था परमानेंट एक्शन क्या होते हैं और वन टाइम एक्शन क्या होते हैं। एक जगह स्टार्ट हो गया खत्म हो गया तो वो क्या होगा, वन पॉइंट का एक्शन हो, टेम्परेरी एक्शन हो जाता है। ठीक है, और परमानेंट एक्शन वो होते हैं जो हर एक पॉइंट पर पास्ट में भी वैलिड थे, प्रेजेंट भी वैलिड है और आगे भी जाके वैलिड है। ठीक है, तो अगर आप ये बात समझ गए तो आप देखेंगे ये वाला जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये तो एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब क्या है इसके बारे में तो आपको पता ही होगा प्रोवर्ब क्या होती है। जो लोग नहीं जानते प्रोवर्ब सुन लें कि क्या होती है। अब इसको प्लीज आप ये मत बोल देना कि प्रोवर्ब का मतलब कहावत, ये हिंदी मतलब है, ये तो वही मतलब हो गया कि इंग्लिश क्या है तो आप बोल दोगे अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या है तो आप बोलेंगे हिंदी, ये तो वही मतलब हो गया। मतलब एक्चुअल में प्रोवर्ब है क्या, अगर आप ये नहीं जानते तो प्रोवर्ब से आप इतना समझिए कि कोई भी लाइन या जब कोई भी सेंटेंस लिखा होता है उसका जो भी मतलब होता है वो उसके एक्चुअल वर्ड्स जो उस लाइन में यूज किए गए हैं उससे थोड़ा हटकर होता है। जैसे आप इसमें ये देखेंगे ये सेंटर वर्ड लिखे हुए एन एम्प्टी वेसल हैज साउंड इज हैज साउंडेड मच, ये तो गलत है आपको पता ही है। तो इसका क्या होता है हैज साउंडेड की जगह क्या आ जाएगा साउंड मच आ जाएगा। ठीक, ये क्यों आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सिर्फ अभी ये बता रहा हूँ कि इसका जो एक्चुअल मीनिंग है एन एम्प्टी वेसल साउंड मच इससे अलग होगा। क्योंकि इसका मतलब तो ये हो रहा है कि खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, लेकिन ये क्या सिर्फ यही बात है कि खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है? इसका एक्चुअल मतलब जो है ये मतलब ये है कि जैसे आप इस चीज को समझना है ऐसे कि कोई भी ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है या फिर बुद्धिहीन से मान लें कि ऐसा व्यक्ति जिसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है, वो ज्यादा ही मतलब आवाज करता है, ज्यादा बोलता है। अब जैसे कहीं भी सभा लगी हुई बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बैठे हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन एक कोई उनमें ऐसा व्यक्ति होगा जिसमें कम दिमाग है, कम उसमें ज्यादा नॉलेज कम है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़े ज्यादा ही बोलेगा बीच बीच में, हर एक पॉइंट में कोई उसको पता है नहीं है लेकिन उसमें कूद पड़ेगा, अपना तर्क देने लगेगा। उसको कुछ पता ही नहीं है कि हम जो तर्क दे रहे हैं तर्क सही भी है कि नहीं है। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये व्यक्ति क्या सुनते नहीं है, बहुत ज्यादा बोलते हैं और इसी वजह से उनमें आज तक बुद्धि का विकास नहीं हो पाया, नॉलेज उनका नहीं बढ़ पाया। क्योंकि नॉलेज तो आपका तभी बढ़ेगा ना भाई जब आप किसी चीज को सुनेंगे। आप कहीं बुद्धिमान व्यक्ति ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति बैठे हैं उनसे आप थोड़ा सुनने की कोशिश करेंगे, आप उनसे कुछ ज्ञान अपनी तरफ प्राप्त करेंगे, सुनेंगे, तभी आपका नॉलेज बढ़ेगा। अब हर जगह आपको बोलना ही बोलना है, सामने वाला क्या बोल रहा है उस बात से कोई मतलब ही नहीं है तुम्हें, पर आपकी कैसे आपका दिमाग नॉलेज आपका कभी बढ़ेगा नहीं। पर लेकिन जो अच्छा व्यक्ति होता है जिसमें नॉलेज ज्यादा होता है, ज्यादा नॉलेज होने के बावजूद भी कम बोलता है, उसके बाद भी वो सोचता है कि कितना ज्यादा हम मैं अपना नॉलेज और बढ़ा लूं, कितना मैं दूसरों से सीख पाऊं। वो सिर्फ सुनेगा, ज्यादा बोलता नहीं है, सिर्फ उतना ही बोलता है जितना बोलने का उसका काम होगा। ठीक, ये मतलब होता है इसकी, ये जो आपको यहाँ पे प्रोवर्ब लिखी है इसका मतलब एक्चुअल में ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये हो जाए खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, कुछ भी नहीं है ऐसा। प्रोवर्ब का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ किस टाइप से प्रोवर्ब होती है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा तो आप बात बताना कि ये जो मैंने आपको लाइन बोली है एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, ये बात बताइए क्या इसका इफेक्ट
पास्ट में नहीं रहा होगा, इसका इफेक्ट क्या सिर्फ प्रेजेंट में है, या फिर आगे जाके इसका फ्यूचर में इफेक्ट नहीं रहेगा। तो अगर आपकी बात समझ में आ गई है, आप मुहावरे कहावत जो आप हिंदी में बोलते हैं, चलो उसी को मैं बता देता हूँ। अगर आपकी बात समझ में आ गई तो आप बोलेंगे कि ये जो प्रोवर्ब आपने बताया है ये क्या है, टाइम के हर एक पॉइंट पर वैलिड करती है। पास्ट में भी ये बात सही थी, पास्ट में भी जब कभी ऐसी चीज हुई होगी कि नॉलेजेबल व्यक्ति अगर कम बोल रहा है और जिसका नॉलेज नहीं वो ज्यादा बोल रहा है, तो उस समय भी आपकी प्रोवर्ब वैलिड बैठेगी, उस समय भी आप इसी एग्जाम्पल को देंगे। प्रेजेंट में भी आप इसी को दे रहे हो, फ्यूचर में भी अगर इस टाइप की कोई घटना होती है तो तब जाकर भी ये चीजें होंगी। ठीक है, ये चीजें होती है ना। फिर और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि घर में अलग दो बर्तन होते हैं तो बस्ते अलग हैं, वो भी कुछ होता है, तो उसमें भी आप समझ जाएंगे कि भाई अगर घर में कोई भी दो सदस्य हैं, अगर उनके बीच में थोड़ी बहुत भी उनकी जो उनकी थिंकिंग होती है वो सिमिलर नहीं है, तो अभी भी वो लड़ रहे हैं और आगे जाके फ्यूचर में भी वो जब एक ही घर में रहेंगे तो वहां भी उनको लड़ना है, और पिछले पहले भी लड़ते रहे होंगे। तो ऐसी चीजें होती हैं, ये जो बिल्कुल रियल जो प्रोवर या फैक्ट होते हैं वो लाइफ के हर एक पॉइंट पर वैलिड करेंगे। पास्ट में भी वैलिड कर रहे थे, अभी भी वैलिड कर रहे हैं और आगे जाकर भी वैलिड करेंगे। तो इस टाइप के जो एक्शन होते हैं आप इनको क्या मान सकते हैं भाई, इनको आप परमानेंट बोल सकते हैं। कि हर एक पॉइंट पर वैलिड है तो उनको परमानेंट ही बोलेंगे। टेम्परेरी का मतलब सिर्फ पॉइंट एक मतलब पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है कि इतने टाइम के लिए वैलिड है तो उनको क्या बोल देंगे, टेम्परेरी। लेकिन ये जो मैंने आपको एक्शन बता दिया, प्रोवर्ब जो बताया, ये टेम्परेरी होती है कि परमानेंट। ये तो हर एक टाइम में हो रही है, हर एक टेंस में हो रही है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तो इनको क्या मानेंगे, परमानेंट। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया इसको, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है आप बताइए, परमानेंट एक्शन होता है कि टेम्परेरी एक्शन होता है। तो आप बोलेंगे अगर कोई भी एक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और आगे जाकर किसी पॉइंट पर जब खत्म या एंड हो जाता है तो क्या हो जाता हुआ है, इसको हम क्या बोल देते हैं, परफेक्ट एक्शन बोल देते हैं। मतलब वन टाइम एक्शन होता है, एक जगह कंप्लीट, मतलब खत्म, आगे अब यह वैलिड नहीं रहेगा। तो ऐसे एक्शन को हम क्या बोल देते हैं, परफेक्ट स्टेट में डाल देते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको लाइन बोली है प्रोवर्ब की, ये बताइए क्या यहाँ पे सिर्फ खत्म हो गई है, आगे जाकर वैलिड नहीं रहेगी? तो आप बोलेंगे बिल्कुल वैलिड रहेगी। लाइफ के आगे जाके आप किसी भी टाइम पे ये आप लाइन बोलेंगे कि एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, तो उस समय वो सही रहेगी हमेशा। तो ऐसे एक्शन को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट एक्शन मानते हैं। और परमानेंट एक्शन आपको पता है किसमें चले जाते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो फिर इसका आप भी सही बोल देंगे कि इसका जो हमें जो सुधार करना है वास्तव में, वो सिर्फ इतना सा सुधार करना है। ये जो लाइन लिख रखी है एन एम्प्टी वेसल हेड साउंड्स मच, ये गलत है। इसका जो रियल मतलब जो उसमें सुधार किया जाएगा वो सिर्फ इतना होगा, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। हेड साउंड भी यहाँ पे आपको गलत हो जाएगा, ये आप गलत वर्ड, ये मतलब इसका सही वाला ये होगा। ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। पर दूसरा मतलब भी आपको समझ में आ ही जाएगा कि दी अर्थ मूव अराउंड द सन। इसमें भी आप देखेंगे इसमें जो यूज किया गया वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, मतलब पास्ट में कोई भी एक्शन तब डाला जाता है जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, उसको हम किस में डालेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप ये बात बताइए, इसमें लिखा है दी अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, मूव्ड आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब इसका मतलब ये हो रहा है, अगर आप हिंदी में भी ट्रांसलेशन लगाएं तो इसका मतलब ये होता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की चारों तरफ घूमी थी, ऐसा आप इसको लगा सकते हैं। एक उसका मतलब एक एक्शन था जो पास्ट में कंप्लीट हो गया। ठीक, तो आप बताइए क्या बात सही है? सिर्फ जो अर्थ है केवल पास्ट में घूमी थी, अभी प्रेजेंट में नहीं घूम रही है, कि आगे जाके फ्यूचर में नहीं घूमेगी? तो आप बोलेंगे जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर पहले सदियों से घूमती आ रही है, इसको पास्ट में घूमती रही है और अभी भी घूम रही है और आगे जाकर भी घूमेगी। ये जो इसका घूमना जो एक्शन है परमानेंट एक्शन है, और परमानेंट एक्शन है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ी नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, मूव से लिख देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डालो भाई इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज भी कर सकते हैं, इसमें भी ऐसे सुधार किया जाता है। आपको ये चीजें समझनी होगी कि कोई भी एक्शन जो परमानेंट है वह वन टाइम एक्शन नहीं होता है, पहले भी वैलिड था, अभी वैलिड है, आगे भी रहेगा। और ऐसे परमानेंट एक्शन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डालते हैं। अब देखो अगला वाला भी आप देखेंगे, द वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री कर लेना, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, इसको भी आप देखेंगे। अगर इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, द वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ तक ये एक्शन होता कि द वाटर इज बॉइलिंग, तो इसको तो हम सही कर देते कि हाँ भाई हमने अभी पानी रख रखा है गैस पर या फिर स्टोव पर, जहाँ भी रखा है वो अभी बॉयल कर रहा है। एक इस पॉइंट पर अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इस समय हो सकता है आप पानी छोड़ा है गैस पर और बॉयल कर रहा होगा, तो आप बोल सकते हैं द वाटर इज बॉइलिंग। लेकिन इसके बाद आपने लिख दिया एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो आप ये बताइए क्या एक्शन टेम्परेरी है? कि ऐसा होता है कि आपने कल इसको बॉयल किया था तो वो 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करने लग गया था, या आगे जाके करेंगे तो 80 पे करेगा, या कल 90 पे किया है तो आज 100 पे, कल जाके 110 पे कर देगा, ऐसा होता है? ये तो अगर बॉयल कर रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हमेशा ही बॉयल करेगा। आप आज कर लो, चाहे कल कर लो, सुबह कर लो, शाम को कर लो, रात में कर लो, विंटर में कर लो, या फिर बरसात में कर लो, गर्मी में कर लो, कभी भी कर लो।
हमेशा हर टाइम पर ही वैलिड रहेगा। पहले भी ऐसा होता रहा है पास्ट में भी कि हमेशा ही सदियों से ही आपने कभी भी उसको बॉयल किया, 100 पे ही किया होगा बॉयल। आज भी आप बॉयल कर रहे हैं, आगे जाके फ्यूचर में भी 10 साल 20 साल बाद ही बॉयल करेंगे तब भी 100 डिग्री पर ही बॉयल करेगा। तो एक्शन क्या है, टेम्परेरी थोड़ा ना। वो जो एक्शन टेम्परेरी होते हैं उनको हम कंटिन्यूस फॉर्म में लिखते हैं। ये एक्शन क्या है, परमानेंट है। और परमानेंट जो एक्शन होते हैं उनको किसमें लिखा जाता है, आपको पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, वॉइल्स आ जाना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये जो एक्शन होते हैं परमानेंट एक्शन होते हैं। और यही इसके बजाय ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि कोई भी प्रोवर्ब, जो मैंने आपको समझा दिया कि कोई भी कहावत होती है, यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं। कोई भी फैक्ट होता है, जैसे अभी मैंने पृथ्वी वाला घूम बताया था, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, फैक्ट होते हैं, पहले भी हो रहे थे, आज भी हो रहे, आगे भी होंगे। और कोई ऐसी टाइप के कोई परमानेंट एक्शन जो होते हैं, जो हमेशा वैलिड रहे, पास्ट में वैलिड थे, आज भी वैलिड है, आगे भी वैलिड रहेंगे। इसलिए इन लोगों को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनको हम लिखते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं। यही इसकी वजह होती है। अभी आप तक इस लोगों को खाली इसको आप रटते आए होंगे कि जो कहावतें हैं, प्रोवर्ब है, यूनिवर्सल फैक्ट है, परमानेंट एक्शन है, इन चीजों का हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन क्यों लिखते हैं इसका मैंने आपको रीजन पूरा वेरीफाई करा दिया कि इस वजह से लिखते हैं। और यही कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो आपकी हैबिट वैबिट होती है ना, हैबिट या फिर डेली वर्क जो होते हैं, इसलिए इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। क्योंकि जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, तो कल भी आप स्कूल जाते थे, आज भी जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे, तो इसलिए लिखते हैं कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, इसलिए इनको प्रेजेंट में लिखा जाता है। आप ऐसा नहीं है कि कल नहीं गए थे, सिर्फ अभी का आप बता रहे हैं कि मैं जाता हूँ, ऐसा नहीं। आप कल भी गए थे, आगे अभी भी जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों लिखते हैं। आपने कभी सोचा है कि भाई मैं स्कूल तो कल भी गया था, कल भी जाऊंगा और आज भी जा रहा हूँ, तो मैं अभी का सिर्फ प्रेजेंट का क्यों लिख रहा हूँ कि आई गो टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, अभी का क्यों लिख रहे हैं। तब आपके बात समझ में आ जाएगी कि परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बदलाया जाता है। कोई भी ऐसा एक्शन जो परमानेंट हो, लाइफ के हर एक पॉइंट पर वैलिड हो, पीछे पहले ही वैलिड था, आज ही वैलिड है और आगे भी वैलिड रहेगा, तो ऐसे जो एक्शन होते हैं इनको हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बदलते हैं। बात आपको समझ में आ गई। हालांकि मैंने आपको कुछ कल के वर्ड बताया था और आज के भी ये वर्ड होगा, इन वर्ड को आप थोड़े समझने की कोशिश करना। ये तो मैं आपको अपनी कोशिश करता हूँ कि कल ही समझाऊं, क्योंकि आज का यहाँ तक का जो परमानेंट और टेम्परेरी वाला था वो यहाँ पे आज खत्म हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब मैं नया कोई भी टॉपिक आज स्टार्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये 10-15 मिनट का जो वीडियो था मैंने सोचा आपको यहाँ पर डाल दूँ, थोड़ा समझा दूँ, कोशिश करूँ और आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो फिर इसके बाद की आगे जो चीज़ें हैं, लास्ट मंथ है, ये सब पास्ट इंडेफिनिट की चीज़ें होती हैं, इनको मैं कल कंटिन्यू कराऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही था। इन वर्ड्स को जो मैंने आज बताए आपको कल ही बताए थे, इनको आप थोड़े अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और एक एक वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए कि इनको ऐसा क्यों कहते हैं या इनके साथ इनका क्यों यूज कर रहे हैं। एक एक वर्ड आप उठाइए, उसको रिलेट करिए, जो मैंने आपको समझाया कि क्या वो वर्ड उससे रिलेट कर रहा है, आप उसको समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको जो ही पढ़ा दिया आप उसको सत्य मान लें, ऐसा मत करो। थोड़ा बहुत डाउट रखें मन में, लेकिन उस डाउट को वेरीफाई करने की कोशिश करते हो। डाउट में मतलब ऐसा नहीं बोलते मैंने कि आप हमेशा डाउट रखें कि मैं कुछ ही पढ़ाना उसको डाउट में ही लें, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने मन से समझने की कोशिश करना है कि जो मैंने पढ़ाया है क्या वो ऐसा सच में होता है। ऐसा तो नहीं मैं आपको रटवा रहा हूँ, आपको ना थोड़ी अंडरस्टैंडिंग से चीजों को समझने की कोशिश कर, रटना नहीं है आपको, एक एक पॉइंट समझना, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही था, बाकी हम आगे कंटिन्यू कल से करेंगे। मिलते हैं कल, जय हिंद।